नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका, स्वागत आप सभी का लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कर रहे थे टीचिंग मेथड्स के एमसीक्यूज। तो आज की क्लास में, जैसे हमने पिछली कई क्लासों में हमने की थी मैथ्स के एमसीक्यूज, तो आज की क्लास जो हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारी ईवीएस के एमसीक्यूज के बारे में। तो ये जो है मैथ की और ईवीएस की बाकी सारे सब्जेक्ट की जो क्लासें हैं वो हम सब ऐसे ही लेते रहेंगे, और बाकी पिछली क्लासें आप ज़रूर देखिएगा। आज की जो क्लास है वो है हमारी ईवीएस की टीचिंग मेथड्स के बारे में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है, वह उस पर सीधा प्रभाव डालता है। ये परिभाषा किसकी? देखिए कोटेशन मैंने आपको मैथ की क्लास में भी बताए थे कि मोस्ट जो कोटेशन है वो हमें ज़रूर ध्यान रखनी है, हमें याद भी करनी है, और यानी कि कोटेशन हम जितनी अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं, हो सकता है कोटेशन का 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए, तो इसके लिए आपको कोटेशन भी तैयार रखनी जरूरी है। तो ईवीएस के में भी जो ऐसे इंपॉर्टेंट कोटेशन आएगी वो भी हम ऐसे क्लास बाय क्लास करते रहेंगे, ठीक है। ये पूछा है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है। चलिए क्लास, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इतना सा बता दूं कि पर्यावरण कहते किसे हैं। आज तक हम छोटी क्लास से लेके अब तक पढ़ते हैं कि पर्यावरण वो होता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, और ये सारे जो मान लो हमारे वृक्ष हो गए, ये हवाएं होगी, ये जो हमारा चारों ओर का परिवेश हो गया, ये सारा पर्यावरण में शामिल होता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन के काम हो गए, या फिर आप जैसे एक रूम में बैठे हो तो आपके रूम में जैसे आपकी चेयर होगी, टेबल हो गया, बुक्स हो गई, पानी की बोतल हो गई, और बाकी सारे मान लो फैमिली मेम्बर हो गए, ये सारे जो मिलकर भी क्या एक पर्यावरण क्रिएट करते हैं, जिसमें बच्चा जन्म से लेके पर्यावरण को समझता है, जानता है, फिर आगे उसको कैसे विकसित किया जा सकता है, भविष्य में इसका अगर नुकसान हो गया तो कैसे इसको बचाया जा सकता है, और इस सारी चीज़ों का जो ज्ञान है वो हमें पर्यावरण शिक्षा में हमें मिलता है। तो इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। ये कोटेशन है वो किसके? ये निम्बर्ट की है। इन्होंने ये कहा था कि एक ये जो है वो सब कुछ है जो व्यक्ति को चारों ओर से घेरे और उस पर सीधा प्रभाव डालता है। पर्यावरण से हम डायरेक्ट रूप से भी इफेक्ट होते हैं। तो राइट आंसर है नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मूलतः कितने प्रकार का होता है? नंबर ए ऑप्शन 4, नंबर बी 3, नंबर सी 6, नंबर डी 2। देखिए पर्यावरण जो होता है वो मूलतः 2 प्रकार का होता है। वैसे पर्यावरण के बहुत सारे पार्ट, लेकिन मूलतः हम पर्यावरण को 2 प्रकार का मानते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है सामाजिक पर्यावरण, ठीक है। जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसमें हम किस किस चीज को शामिल करते हैं? जैसे कि हमारा स्थल मंडल हो गया, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल। जो स्थल मंडल होता है वो तो होती है हमारी भूपर पट्टी के ऊपरी जो ठोस परत है उसको कहते हैं। फिर होता है जल मंडल, जहाँ भी हमारी भूमि पर जहाँ जहाँ जल विद्यमान है उस जलीय क्षेत्र का जो वातावरण है वो होता है जल मंडल में शामिल होता है। फिर होता है वायुमंडल। वायुमंडल में जैसे कि गैसें होगी, जलवाष्प होगी, ये जो है जो हमें चारों ओर से मान लो पर्यावरण को प्रभावित करती है, घेरे हुए है, ये वायुमंडल में आता है। फिर होता है जीवमंडल। जीवमंडल में क्या होता है? ये जो तीनों क्षेत्र हैं, स्थल, जल और वायु, ये तीनों जो इसमें शामिल होती हैं, जो प्रत्येक जीव की जो क्रियाएं हैं उनको साकार करने में, उनको सफल करने में सहयोगी होती हैं, तो वो होता है जीवमंडल, ठीक है। ये तो हो गया प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, जो प्रकृति निर्मित हो गया। इसमें नदियां, पहाड़ी, झील, ये सारे आ गए। और सामाजिक पर्यावरण उससे कहते हैं जैसे कि जो प्राकृतिक पर्यावरण था उसमें मानव ने अपने कार्यों के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा जो कह सकते हैं कि अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं, वो सारे के आगे सामाजिक पर्यावरण में। जैसे कि जंगल थे और मनुष्य ने पेड़ काट कर उनसे अपने उपयोगी मान लो चेयर बना ली, टेबल बना लिया, वो सारा सामाजिक पर्यावरण में आ गया। और उसी प्रकार उसने सड़कें बनाई, पुल बनाई, इमारतें बनाई, और उसने एक अपना जो है आसपास का जो परिवेश क्रिएट किया वो सामाजिक पर्यावरण में आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है? पर्यावरण जो शब्द है उसमें कौन कौन से जो शब्द है वो उसकी मूल अभिव्यक्ति करता है? नंबर ए ऑप्शन जैविक घटक, नंबर बी ऑप्शन भौतिक परिवेश,
नंबर सी वातावरणीय दशाएं, नंबर डी समस्त पारिस्थितिकी। देखिए जैविक घटक जिसमें जो जीव जंतु हो गए वो सारे आ गए, ठीक है। और भौतिक परिवेश में नदियां, पहाड़, झीलें, जंगल ये सारे आ गए। और वातावरणीय दशाएं जैसे कि हम कह सकते हैं मौसम हो गया, जलवायु हो गई, तापमान हो गया, सर्दी, ये सारे जो है वातावरणीय दशाएं। और समस्त पारिस्थितिकी एक जीव या फिर जीवों का जो एक समूह होता है उसके द्वारा एक विषय, मान लो हम कह सकते हैं स्पेशल क्षेत्र में रहकर जो परिस्थिति निर्माण की जाती है उसमें वो अपने मान लो सारे कार्य जो है वो भी करता है और साथ में जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण को भी उसमें शामिल करता है। तो वो सारे ये समस्त पारिस्थितिकी, यानी कि एक जीव का जो समुदाय होता है उसके जो रहने का, उसके जो कार्य करने का जो क्षेत्र होता है उस सारे को शामिल करके, तो ये हम कह सकते हैं कि जो जैविक घटक है वो भी इसमें आ गया, भौतिक परिवेश वो भी इसमें आ गया क्योंकि उसे रहने के लिए पानी भी चाहिए होगा और स्थल भी चाहिए होगा, ये सारे जो है वो भी चाहिए होंगे। और वातावरणीय दशाएं, अगर वातावरण में ज़्यादा नमी है तो वो कैसे उसको एडजस्ट करेगा, ज़्यादा मान लो ठंड है तो कैसे एडजस्ट करेगा, वो सारी दशाएं। तो ये जो तीनों जो चीज़ हैं वो इसमें ही शामिल हो रही है। तो मूल शब्द कौन सा आ गया पर्यावरण का, वो होता है समस्त पारिस्थितिकी। राइट आंसर है नंबर डी, ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। अगर हम बच्चों को पर्यावरण शिक्षण करवा रहे हैं, जैसे कि पर्यावरण जो है वो मैथ की तरह भी क्या है, एक अनिवार्य सब्जेक्ट मान सकते हैं कि उसकी तरह लागू किए गए हैं, तो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है, क्यों करवाते हैं पर्यावरण शिक्षण। नंबर ए पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करने के लिए, नंबर बी पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए, नंबर सी पाठ्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, नंबर डी उक्त सभी। देखिए पाठ्यक्रम को रोचक बनाना हो सकता है, पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करना और पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण करना। देखिए पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो हम इसका शाब्दिक रूप में ये कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि बच्चे पर्यावरण को समझ सके, उसमें जो है पर्यावरण की जो प्राकृतिक जो परिवेश है उसके आधार पर क्या प्रकृति चाह रही है, क्या प्रकृति में हमारे द्वारा परिवर्तन करने से नुकसान हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को बच्चा समझ सके ताकि वो भविष्य में आने वाले जो हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं या फिर और भी मानव निर्मित जो आपदाएं हैं उन सारों से वो बच सके। तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि बच्चे पर्यावरण को नज़दीकी से समझें और जानें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण करना, अगर बच्चे को पहले हम जब पर्यावरण का नॉलेज दे रहे हैं तो उसे ये चीज़ हमें सिखानी जरूरी होती है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जान सके। और बाद में ये जो है इसका राइट आंसर है नंबर बी। और बाकी पर्यावरण के संसाधनों को उपयोग करना ऐसा थोड़ी है कि हम बच्चों को कह दें कि आप मान लो प्राकृतिक परिवेश में बहुत सारे जंगल है तो आप उनको काट लो, उन पेड़ों की लकड़ियों का यूज कर लो, इस तरह से प्रकृति नष्ट हो जाएगी। तो हम प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने के लिए पर्यावरण नहीं पढ़ाते हैं। और पाठ्यक्रम को रोचक, ये भी इस तरह से देखें तो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं है। तो राइट आंसर है नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली हैं हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है पर्यावरण कहलाते हैं। ये परिभाषा किसकी है, फिर से जो है डेफिनेशन है और ये जो कोटेशन है वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है, स्मरण में रखनी है ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उसे अच्छी तरह से कर सकें। तो ये देखो जो हमारे चारों तरफ फैली, ये बिल्कुल सेम वही परिभाषा जो आज तक हम पढ़ते हैं कि हमारा चारों ओर जो परिवेश फैला हुआ है वो पर्यावरण है जो हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। तो ये कह रहे हैं कि चारों तरफ फैली है, किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है, वो पर्यावरण है। तो ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है वो है जिम्बर्ट का। देखिए याद रखना, अगर वस्तुएं नाम आ जाए तो आप जिम्बर्ट बोलोगे, अगर तत्व नाम आ जाए यानी कि डेफिनेशन सेम रहने वाली है, ऐसी ही हो सकती है, लेकिन जहाँ तत्व नाम आ जाए तो आप वुडवर्थ याद रखोगे, वस्तुएं नाम आ जाए तो आप जिम्बर्ट याद रखोगे। और जॉन डीवी इन्होंने कहा था कि प्राकृतिक और सामाजिक जो वातावरण उन सभी के बारे में इन्होंने ज़्यादा बताया था। इनका ये कहना था कि अगर बच्चे डायरेक्ट रूप से अगर प्रकृति में रहेंगे तो ये प्रकृति के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेंगे, तो ये इनके बारे में था। और अगर शक्ति नाम आ जाए, शक्ति, तो आपको याद रखना है रोश, ठीक है। अगर तत्व तो वुडवर्थ, वस्तुएं तो जिम्बर्ट, जॉन डीवी आ जाए तो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण बच्चे डायरेक्ट रूप से प्रकृति में रह के सीखते हैं, और शक्ति आ जाए तो रोस। तो इसका राइट आंसर है नंबर बी, ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6,
पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? देखिए, पर्यावरण शिक्षा क्यों देनी चाहिए, शिक्षा देने का कारण क्या है और शिक्षा का अर्थ क्या है? अर्थ के बारे में कह सकते हैं कि बच्चे जो है डायरेक्ट रूप से पर्यावरण के बारे में समझे, वो अपना ज्ञान जो है पर्यावरण के बारे में सृजित करे, ठीक है, और उसमें इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि कुशलताओं का विकास हो जिससे वो पर्यावरण का संरक्षण, सुरक्षा और उसकी जो पर्यावरण की जो वस्तुएं कह सकते हैं उनका प्रभावी तरीके से उपयोग करना सीखे, न कि पर्यावरण विनाश के बारे में वो सोचे। तो इसमें हम नंबर ए ऑप्शन देखते हैं, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। नंबर बी, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। नंबर सी, पर्यावरण तकनीकी का विकास। नंबर डी, पर्यावरण संकट को पहचानना। देखिए, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम बच्चों को पर्यावरण इन्वायरमेंट के बारे में बता रहे हैं, उसको नॉलेज दे रहे हैं, शिक्षा दे रही हैं, तो इसमें ये देखो, देखने से तो ये चारों ऑप्शन हो रहे हैं कि वो जानकारी भी लेगा, कुशलता भी विकसित करेगा, प्रदूषण रोकेगा, उसमें पर्यावरण के मान लो जो नई नई टेक्नोलॉजी उसका विकास करे, ताकि और इस प्रकार से विकास करे कि पर्यावरण का विनाश उसको जो है कोई भी नुकसान ना पहुंचे, और पर्यावरण संकट को पहचानेगा कि किस तरह से हम कौन से मान लो कार्य करेंगे तो हमारी जो है मान लो हम कह सकते हैं व्यावसायिक गतिविधि होगी, या फिर बहुत सारे उद्योग लगा रहे हैं तो उस तरह से किस प्रकार से पर्यावरण संकट हो सकता है, वायु प्रदूषण, ये सारे हो सकते हैं, इन सभी के बारे में सीखे। लेकिन इसमें जो परफेक्ट आंसर हम देखते हैं वो है पर्यावरण के बारे में जानकारी और कुशलता विकसित करना। अगर बच्चे को हमने फर्स्ट स्टेज पर ये सारी जो चीज़ें सिखा दी पर्यावरण के बारे में, तो फिर उसके बाद जाके वो आगे अपने लेवल पर उसमें क्या काम करेगा, वो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का काम भी करेगा। जैसे कि इंडस्ट्रीज के द्वारा बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है, तो वो उन्हें रोकने के लिए क्या करेगा, पेड़ लगाओ, ये इस अभियान से जागृति फैलाने का काम करेगा। तकनीकी के विकास में मान लो किस स्तर के हम जो है प्रोजेक्ट स्थापित कर सकते हैं जिससे पर्यावरण जो है वो डेमोलिश होने से बचा जा सके, पर्यावरण संकट को पहचानेगा। ये सारी जो है बाद की काम आएंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना है, पर्यावरण के बारे में जानकारी देनी है, उसमें उन सभी कुशलताओं का विकास करना है। तो राइट आंसर है नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में करवाया जाना चाहिए? देखिए, पर्यावरण शिक्षण हम करवा रहे हैं, मेन रूप से जो प्राकृतिक हो गया, सामाजिक पर्यावरण होगा, उनको जो है बाद में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो किस रूप में करवाएंगे? नंबर ए, प्रायोगिक रूप में। नंबर बी, सैद्धांतिक रूप में। नंबर सी, दोनों में। नंबर डी, केवल परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, इसका डी नंबर का कहना ये है कि हम बच्चों को सिर्फ इतना बता दें कि ये क्वेश्चन आप पढ़ लो और बाकी एग्जाम में आने वाले हैं ताकि आप उसमें पास हो जाओ। इस तरह से हम पर्यावरण नहीं पढ़ा सकते। पर्यावरण हम कह सकते हैं व्यक्ति की जो प्रत्येक हम मान लो कह सकते हैं आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक जो सभी पहलू हैं उनमें पर्यावरण एक विशेष रोल रखता है। तो इस तरह से हम केवल संकीर्ण रूप लेके पर्यावरण को नहीं ले सकते। तो हम कह सकते हैं कि प्रायोगिक और सैद्धांतिक इन दोनों रूपों में हमें बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना चाहिए। जैसे कि आप क्लास में कोई एक्टिविटी करवा रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप मान लो कोई विस्तृत क्षेत्र में जाके बच्चों को पढ़ाए। हम ये कह सकते हैं अगर क्लास में कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो आप बच्चों को मान लो एक छोटा सा पेड़ लेके गमले में उसमें जो वाष्पीकरण कैसे हो रहा है वो सारी प्रक्रिया बच्चों को समझा सकते हो। तो इस तरह से हम पर्यावरण को बच्चों को अध्ययन करवा सकते हैं, चाहे वो प्रायोगिक हो चाहे सैद्धांतिक हो। तो राइट आंसर है नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के नियम है। देखिए, ये आंसर तो आप सभी को आता है क्योंकि जो थॉर्नडाइक थे, हम ये जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी इनका बहुत योगदान है। सबसे बड़ा योगदान ये शिक्षा शास्त्री भी हैं और प्रथम शिक्षा शास्त्री जिन्होंने शिक्षा के जो है हम कह सकते हैं सीखने के नियम भी दिए थे। तो थॉर्नडाइक ने जो है वो 8 नियम दिए थे, जिनमें से जो है इनके 3 मुख्य नियम थे और 5 जो है गौण नियम थे। तो इसमें बताया गया कि अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, उक्त सभी ये जो तीनों नियम बताए जा रहे हैं वो तीनों ही नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे जो सीखने के लिए हमारे लिए लाभदायक है। अभ्यास करने से क्या है, उसका ज्ञान स्थायी होता है। प्रभाव कब आएगा, जब बच्चे ने पहली बार प्रयास किया, ठीक है, और उसके बाद उसका अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो उसमें वो प्रभाव आया, इफेक्ट बढ़ा, फिर बच्चे ने आगे से और बढ़िया करने की कोशिश की, वो होता है प्रभाव। अगर हमारा रिजल्ट अच्छा रहता तो हमें संतुष्ट की प्राप्ति होती है, अच्छा नहीं रहता तो फिर बच्चा असंतुष्ट रहता है, फिर वो उसमें और बेटर करने की कोशिश करता है। और तत्परता का नियम, अगर बच्चे को अच्छे से अभ्यास कराया जाए, परिणाम अच्छे निकले तो बच्चे की रुचि हम कह सकते हैं कि और ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाए जिससे बच्चे की इंटरेस्ट जो है जागृत हो और बच्चे का इंटरेस्ट होगा यानी कि रुचि लेगा और फिर उसमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासाएं होगी, फिर उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए वो तत्पर होगा। तो तत्परता का सिद्धांत भी इसमें लागू होता है। और ये भी कहते हैं कि जब तक बच्चा तत्पर नहीं होगा तो चाहे शिक्षक कितना भी पढ़ा ले तो तब तक उसमें ज्ञान का जो है हम ज्ञान जो है उसके अंदर नहीं डाल सकते, उसके दिमाग में नहीं बिठा सकते। इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसी विधियों का उपयोग करना है जिससे कि बच्चे में तत्परता का जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम
तत्परता की योग्यता ज़्यादा से ज़्यादा सृजित कर सकें। तो राइट आंसर है नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। बहुत सारे तरीके हैं बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में जोड़ने के लिए, तो इस प्रकार से देखते हैं। नंबर ए पाठ्यपुस्तक में से इंटरेस्टिंग हम फैक्ट देख के कर सकते हैं। नंबर बी शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, और नंबर सी कक्षा निर्देशन। नंबर डी किस्से कहानियां। देखिए पाठ्यपुस्तक में अगर रोचक फैक्ट होंगे तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। नंबर 2 है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। शिक्षक व्याख्या का मतलब ये होता है कि उस पर भाषण देना, यानी कि टीचर कक्षा में भाषण देता रहेगा और बच्चे सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, बच्चे सिर्फ सुनेंगे। तो इसमें सिर्फ शिक्षक सक्रिय होंगे और बच्चे जो निष्क्रिय हो जाएंगे, और हो सकता है कि बच्चे क्लास से भाग भी जाए। तो सिर्फ व्याख्याएं करना पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का ये हम कह सकते हैं उद्देश्य नहीं होता। कक्षा निर्देशन यानी कि वही बात होगी कि शिक्षक ही सारा मान लो मार्गदर्शन करेगा, ये करना है वो करना है, ऐसे पढ़ो वो करो। तो इसमें भी हम जो है परफेक्ट रूप से पर्यावरण अध्ययन नहीं करवा सकते। अगर बच्चे को वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनाना है, या फिर बच्चे की उसमें और ज़्यादा मान लो हम कह सकते हैं अभिरुचि जागृत करनी है, बच्चे को और ज़्यादा उस सब्जेक्ट में सक्रिय करना है, तत्पर करना है, तो हमें क्या करना होगा, किससे कहानियाँ सुनानी होगी। जैसे कि अमृताबाई आपने सुना होगा खिजड़ी आंदोलन के बारे में। बहुत सारी जो ऐसे जो फैक्ट हैं वो बच्चे को अगर हम बताएंगे तो बच्चे पर्यावरण को जानने के बारे में और ज़्यादा उत्सुक होंगे, और जितनी ज़्यादा उत्सुकता होगी बच्चे फिर और ज़्यादा उसके बारे में क्रियाशील रहेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रभावशाली युक्ति जो है किससे कहानियाँ ही हो सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। अगर हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन बच्चों को क्लास में अगर करवा रहे हैं तो ये जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। जैसे कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, इन सभी लेवल पर अगर ईवीएस पढ़ाया जा रहा है, और जो राष्ट्रीय जो शिक्षा आयोग है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के, उसने भी यही कह रखा है कि पर्यावरण को जाए, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी या अपर प्राइमरी लेवल तक पढ़ाया जाए, बल्कि कॉलेजों में, महाविद्यालयों में भी इस प्रकार से जो पर्यावरण के बारे में जागृति करने के लिए बच्चों को पर्यावरण जो है एक मोस्ट विषय के रूप में पढ़ाया जाए, ये भी इनका कहना है। तो देखते हैं नंबर ए बहुमुखी, नंबर बी एक विषय, नंबर सी बहुविषय, या डी या ई दोनों में से एक। देखिए पर्यावरण जो है, जैसे हम एक दैनिक जीवन को लेके चलने चाहिए, उसमें बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी धारणाएं कह सकते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम कह सकते हैं, बहुत सारे हम क्रियाकलाप कह सकते हैं। उन सभी में जो है पर्यावरण भी हमें प्रभावित करता है, और हमारे जो है बहुत सारे जीवन से रिलेटेड पक्ष, जैसे कि आर्थिक पक्ष हो गया, सामाजिक हो गया, भौतिक हो गया, जीव विज्ञान हो गया, ये सारे जो पक्ष हैं उन सभी में भी पर्यावरण है। और पर्यावरण अध्ययन की जो शाखाएं हैं वो सिर्फ पर्यावरण जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में होना होकर ये बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलता है। जैसे कि हम कह सकते हैं भूगर्भ विज्ञान हो गया, खगोल शास्त्र हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट है, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र, ये जो सारे जो विषय हैं वो भी क्या पर्यावरण में शामिल हैं। तो पर्यावरण की जो प्रकृति है वो एक विषय न होकर बहुविषयीय और बहुमुखी है। क्योंकि अगर बच्चे को अगर विस्तृत रूप से, बहुमुखी रूप से अगर अध्ययन करवाएंगे तो ही बच्चा जो है पर्यावरण को विस्तृत रूप से, साकार रूप से और सकारात्मक रूप से सोच सकेगा और समझ सके। तो इसका राइट आंसर है नंबर ए और सी, यानी कि 1 और 3। तो इसमें राइट आंसर है नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11, किस विद्वान ने पर्यावरण तथा शिक्षा के संबंध को प्रदर्शित किया है। कौन से ऐसे विद्वान थे, जैसे कि हमने पीछे कोटेशन देखी थी उसी प्रकार से कोटेशन का ये क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि ये किन्होंने कहा है कि पर्यावरण और शिक्षा जो है दोनों आपस में संबंधित है। अगर पर्यावरण की शिक्षा देनी है, यानी कि अगर आपको शिक्षा देनी है तो बच्चे का पर्यावरण उसमें शामिल होना ही चाहिए। बिना पर्यावरण को शामिल किए बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकते। ये जो कथन है वो है बर्नार्ड का। देखिए चैपमैन टेलर ने ये कहा था कि पर्यावरण के बारे में हमें चेतना मिलती है, ज्ञान होता है, ये सारी चीजें होती है। स्वान का ये कहना है कि सद्भावना का विकास होता है। ए बी सक्सेना ये कहते हैं कि अगर हम पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे तो हम पर्यावरण के जो क्रियाकलाप है, जो है क्षेत्र है, उनको जो है अच्छे से समझ सकेंगे। तो राइट आंसर है बर्नार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए इजी सा क्वेश्चन है, राइट आंसर आप सभी को पता है, लेकिन इसमें और क्या फैक्ट हो सकते हैं वो हम देखते हैं। तो जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है, ये आप सभी को पता है। जो पर्यावरण दिवस की शुरुआत है वो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से मानी जाती है। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। पर्यावरण के बारे में स्टॉकहोम जो स्थान है वो है यूरोप महाद्वीप में। तो वहाँ पर ये जो सम्मेलन हुआ था उसमें पर्यावरण के बारे में पहली बार जो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का जो
मान लो जो उसमें संकट आ रहे हैं या फिर उसका कैसे विकास करना या फिर उसका विनाश कैसे और उसको कैसे बचाया जा सकता है, सभी देश कैसे मिलकर पर्यावरण पे जो संकट है उसको कम कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जो फैक्ट रखे गए थे वो स्टॉकहोम सम्मेलन में हुए थे और प्रथम बार जो है 1972 से शुरू हुआ था। तो इसी में जो है 1972 में ये जो 1972 से 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल बनाते हैं, जो जंगल है वो क्या बनाते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण को, नंबर बी सामाजिक पर्यावरण को, नंबर सी भौतिक पर्यावरण को, नंबर डी जैविक पर्यावरण को। देखिए जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे जानवर, जंगली जानवर, पशु पक्षी, छोटे कीट पतंगे हम कह सकते हैं, ये सारे होते हैं जंगल में। तो वो जंगल एक प्रकार से क्या हो गया, वो एक जैविक परिवेश हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जंगल जो जैविक पर्यावरण बनाता है उसमें भौतिक परिवेश भी शामिल हो जाता है। जंगलों में ऐसे बहुत सारी नदियां भी होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे झीलें, पोखर, तालाब ये भी बने होते हैं। तो इस प्रकार से जंगल जो है जैविक पर्यावरण को निर्मित करते हैं, जीव जंतुओं का ये आवास होता है। एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। एकीकृत उपागम का जो हम सिंपल अर्थ देखें वो होता है ज्ञान को एक इकाई के रूप में देना, न कि ज्ञान को खंडों में बांटना। तो जो एकीकृत उपागम है वो यही चीज कहता है कि हमें ज्ञान को जो है एक समन्वित, संकलित और संगठित रूप से मानकर एक इकाई के रूप में देना चाहिए, ताकि बच्चे का जो ज्ञान क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाए। इसी प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था उसने भी इसकी सिफारिश की थी कि एकीकृत उपागम होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, नंबर ए जीवन केंद्रित, नंबर बी व्यावहारिक पक्ष के सिद्धांत पर, नंबर सी विषयों की समन्वित इकाई का सिद्धांत, नंबर डी युक्त सभी। अगर हम बच्चों को पर्यावरण का नॉलेज दे रहे हैं तो क्या वो बच्चों के जीवन से केंद्रित होना चाहिए। हाँ, बच्चे के हम जीवन केंद्रित जो उसका जो निजी जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, सामाजिक जीवन है, उन सभी के प्रत्येक पहलू को शामिल करते हुए, उसके व्यवहारिक पक्ष को भी शामिल करते हुए, कि व्यवहार में हम कह सकते हैं कि उसके जो परिवार है उसका एक जो क्षेत्र है, परिवार मान लो उसका जो परफेक्ट क्षेत्र है, उसमें वो बच्चा किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं को करता है, किस प्रकार से पर्यावरण से प्रभावित होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं बच्चों को आप जैसे घर में जलाने के लिए लकड़ियां यूज करते हो, बैठने के लिए चेयर यूज करते हो, और भी बहुत सारे आप मान लो जिस वातावरण में आप मान लो सांस ले रहे हो, ये सारी जो ऑक्सीजन होगी, ये जो सारे पक्ष हो गए, वो सारे शामिल करते हुए बच्चे उस सारी चीज को न कि ये सिर्फ एक पक्ष से देखे, वो ब्रॉड माइंडेड होकर उन सभी चीजों को समझे कि किस प्रकार से अगर घर में एक रूम बना हुआ है वो भी किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, जंगल है तो वो किस लिए उपयोगी है, अगर एक पेड़ भी लगा हुआ है तो उस पेड़ की क्या उपयोगिता है। इस सारे उपागम, इन सारी चीजों को हम सम्मिलित रूप से बच्चे को अगर ज्ञान देंगे तो उसकी जो सोच है, समझ है, वो ज्यादा विकसित होगी। विषयों की समझ इकाई, विषय तो हमने अभी बताया था कि विषय हम कह सकते हैं भूगोल हो गया, भौतिक शास्त्र, मान लो भौतिक शास्त्र, जो हम कह सकते हैं अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, ये जो सारे क्षेत्र, रसायन शास्त्र, ये जो सभी जो क्षेत्र हैं वो सारे समन्वित रूप से करके एक इकाई के रूप में बच्चों को ज्ञान दिया जाए। तो इन सभी को अगर शामिल करेंगे तो बच्चों को एक विस्तृत ज्ञान मिलेगा। तो नेक्स्ट इसका आंसर है नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कौन सा उपागम कहेंगे। नंबर ए अध्यापक केंद्रित उपागम, नंबर बी अनुशासनिक उपागम, नंबर सी सामान्य उपागम, नंबर डी एकीकृत उपागम। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था अभी कि एकीकृत उपागम के अंतर्गत मान लो पाठ्यक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यानी कि एकीकृत उपागम जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये जो सारे सब्जेक्ट है इनका मिक्सअप रूप अगर प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जा रहा है तो वो क्या है, उसको कौन सा उपागम कह सकते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों को हम ये जो है विज्ञान है उनकी अलग से बुक नहीं लगवाई होती है, ना ही सामाजिक की अलग से होती है, ना ही राजनीति की, ना ही अर्थशास्त्र की, ये जो है अलग से बुक नहीं होती है। उनको जो पर्यावरण नाम की जो बुक है उसमें जो सारे जो सब्जेक्ट है वो चैप्टर बाय चैप्टर दिए होते हैं और बच्चों को उनका एक सम्मिलित रूप से ज्ञान ग्रहण करना होता है, यानी कि उनका एक एकीकृत करके संगठन बना दिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर है नंबर डी है। इन सभी विषयों को पर्यावरण में शामिल करना, ये एकीकृत रूप है पर्यावरण का, एकीकृत उपागम है। पर्यावरण की प्रकृति बहुविषयी है, ये बहुमुखी रूप से ज्ञान को विस्तार करके आगे चलता है। तो इस प्रकार से जो है पर्यावरण एकीकृत उपागम है। एकीकृत उपागम का मतलब ज्ञान को एक संगठित और एक सुव्यवस्थित इकाई के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना। तो राइट आंसर नंबर डी। नेक्स्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की
वीडियो अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही ईवीएस हो, बाकी सारे सब्जेक्ट हो, इनकी एमसीक्यूज बैच हम धीरे धीरे सीरीज वाइज चला रहे हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंट लेवल को और ज़्यादा बेटर करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमें भी सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।